गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का लेक्चर 4। ठीक है, इसमें कुछ मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सब है जो डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत आसान है प्रॉपर्टी सब, ध्यान देना है। जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैट्रिक्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। इसका मतलब किसी भी दो मैट्रिक्स में या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स में हम कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन लगा सकते हैं। इसका मतलब दो मैट्रिक्स को हम a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें, बात एक ही है। अगर हम दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होगा तो अगर हम a प्लस बी करके जोड़े या b प्लस ए करके जोड़े तो आंसर सेम ही आएगा। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे a मल्टीप्लाई b तो वो b मल्टीप्लाई a के बराबर नहीं होगा मैट्रिक्स फॉर्म में, लेकिन एडिशन में ऐसा होगा। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, बात एक ही है। तो जो भी प्रॉपर्टी सब लिखवा रहे हैं उसको ध्यान में रखना है, उसको अच्छे से कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है देखो तो, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन भी ये फॉलो करता है। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है एडिशन का, मतलब एडिशन में या b प्लस सी को पहले सम करो उसके बाद a को जोड़ो, या a प्लस बी को पहले जोड़ दो उसके बाद c को जोड़ो, बात बराबर है। ठीक है, तो पहला यहां लिखवाए हैं कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। एडिशन जब भी मैट्रिक्स का हम एडिशन करते हैं, यहाँ a b मैट्रिक्स फॉर्म है, तो दो मैट्रिक्स को कभी भी हम जोड़ेंगे तो a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, बात एक ही है। बस ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी ना जोड़ सकते हैं, ये तो पहले बता चुके हैं। ठीक उसी प्रकार ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एडिशन वाला जो फॉर्म होता है मैट्रिक्स का, मतलब जोड़ने वाला फॉर्म, उसमें एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है, पहले b प्लस सी करो या पहले a प्लस बी करो, बात बराबर है। a प्लस बी प्लस सी में पहले किसी भी दो फॉर्म को जोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो एसोसिएटिव का मतलब होता है ब्रैकेट पहले b प्लस सी का काम करो या a प्लस बी का काम करो, ब्रैकेट इधर से उधर जाने को ही हम एसोसिएट कहते हैं, है ना। मतलब यहाँ एडिशन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है, पहले b प्लस सी को जोड़ो उसके बाद a को जोड़ो, या पहले a और b को जोड़ लो उसके बाद c को जोड़ो, आंसर सेम ही आएगा। तो इस फॉर्म सबको याद रखना है, आगे इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन सब। ठीक है, सब सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी सब है, सीधे लिख लेना है और इस सबको याद कर जाना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, सब एकदम सिंपल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है, मान लो कोई मैट्रिक्स है, देखो यहाँ पे ऑर्डर सेम लिखा हुआ है ना, यहाँ भी m बाई एन ऑर्डर, यहाँ भी m बाई एन ऑर्डर, और जो आंसर आया है वो भी m बाई एन ऑर्डर। तो किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को अगर हम जोड़ेंगे, मतलब जीरो मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो, उसी को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं जीरो, और ये मैट्रिक्स का फॉर्म है। तो इस टाइप का अगर लिखा हुआ हो इसका मतलब इसका सारा एलिमेंट जीरो है, और ऑर्डर क्या है m बाई एन, मतलब m रो है और n कॉलम है। तो इस दो मैट्रिक्स को अगर हम जोड़ते हैं तो फिर से कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, a वाला ही फॉर्म आ जाएगा। ध्यान देना, एग्जाम्पल बताते हैं। तो सब सिंपल सिंपल फॉर्म सब है। जैसे मान लो यही है 2 3 4 5, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स लिए, यहाँ एक जीरो मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी तो हम जोड़ सकते हैं। अब अगर हम इसको सम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जो ये फॉर्म है यही ना आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 0 फिर से 2 हो जाएगा, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, और 5 प्लस 0 5। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स को अगर हम जोड़ते हैं तो फिर से पहले वाला ही मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। वो तो सर सबको पता है कि जीरो प्लस एनीथिंग, तो कौन सा फॉर्म आएगा, ये पहले वाला ही फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि जीरो जोड़ो या घटाओ उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो बहुत बेसिक बेसिक फॉर्म सब लिखा हुआ है, बस इसको याद कर जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्म। हाँ, ये सब भी याद करने वाला टर्म सब है। अभी देखो, हम पहले भी बताए थे कि मैट्रिक्स में जो भी पॉइंट सब आएगा ना, चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो चाहे कैसा भी प्रॉपर्टी हो, सारा हम डिस्कस करेंगे। इसलिए जो भी पॉइंट सब बता रहे हैं ये सब एग्जामिनेशन पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अलग बात है कि बहुत आसान है सर, ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, तो बहुत ईजी लग रहा है। अब बहुत ईजी लगे चाहे बहुत हार्ड लगे, सब पढ़ना है, सब लिखना है अच्छे से, समझ के रखना है, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है। क्या लिखा हुआ है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। कभी भी कोई मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स पूछे तो सीधा उसका आंसर होता है -a। ठीक है, मान लो कोई मैट्रिक्स है a, 1 2 3 4 कुछ भी ले लेते हैं, 5 6 7। अब कोई कहेगा कि इसका एडिटिव इनवर्स निकालिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ a,
तो हम क्या कहेंगे आंसर में, माइनस ए, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए माइनस ए, सीधे याद कर जाना है। अब इसमें माइनस लगा दो, 2 3 4 5 6 7, माइनस ए का मतलब माइनस मल्टीप्लाई ए मतलब -1 मल्टीप्लाई ए कह सकते हैं ना। तो -1 मल्टीप्लाई ए मतलब माइनस अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। हम बताए थे कोई भी स्केलर क्वांटिटी मतलब मैट्रिक्स के अलावा जो भी क्वांटिटी यहाँ है अगर उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का मतलब -1 हम मान सकते हैं, तो -1 से अगर हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में जब भी मल्टीप्लाई होता है कोई भी एलिमेंट से बाहर के, तो बाहर वाले एलिमेंट से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, बताए थे। तो -1 इंटू 2 -2, फिर -3 -4, -1 इंटू 5 -5, -1 इंटू 6 -6, -7। ठीक है, तो सीधा याद रखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए का मतलब माइनस ए, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी माइनस बी, एडिटिव इनवर्स ऑफ सी माइनस सी। कोई भी मैट्रिक्स का अगर पूछे एडिटिव इनवर्स तो बस उसमें माइनस लगा देना है, एकदम आसान सर। ये इसका प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि ये आया कैसे। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किसी मैट्रिक्स में हम क्या जोड़ें कि वो 0 आ जाए। तो किसी नंबर में हम क्या जोड़ते हैं तो 0 आ जाता है, 3 में हम क्या जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, -3। तो ये फॉर्म में एक्सप्लेन करने का तरीका लिखा हुआ है, मतलब ये प्रॉपर्टी कहाँ से आया इसका कोई काम नहीं है। वैसे हमको बस इतना याद रखना है कि जब भी पूछेगा एडिटिव इनवर्स ऑफ ए हम बोलेंगे -ए। ठीक है, इतना ही से मतलब है। आगे देखा जाए, देखो ये सब समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। मान लो ये कोई मैट्रिक्स फॉर्म है, उसी को शॉर्टकट में लिख दिए हैं ए थ्योरी के फॉर्म में m/n। ये ऑर्डर है, मान लो ये एक ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m/n है, प्लस यहाँ बी कोई मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर सेम है, इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स। तो ध्यान देना यहाँ LHS फॉर्म और RHS फॉर्म में देखो तो ध्यान से, तो ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स हट जाएगा तो बी इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स तो आएगा ही। तो कहे ना बहुत सिंपल सिंपल फॉर्म सब लिखा हुआ है। इसका मतलब मैट्रिक्स को हम हटा भी सकते हैं प्लस या माइनस में। तो a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो a से एक कैंसिल तो b इज इक्वल टू सी, और ऑर्डर सेम है तो प्लस माइनस इक्वेट तो कर ही सकते हैं। तो बहुत सिंपल सिंपल फॉर्म है, सीधे याद करते जाओ, ये सब कॉपी में लिखते जाओ, है ना, बहुत आसान है, इसको सीधा याद कर जाना है, इसमें कुछ वैसा नहीं है समझने वाला चीज। तो a m/n था, यहाँ भी a m/n का मैट्रिक्स है, दोनों साइड सेम चीज। जब a के इक्वल है तो b तो c के इक्वल होगा ही, क्योंकि इक्वल का साइन है। ठीक है, आगे देखो, फिर से वही कहानी, a से a तो b इज इक्वल टू c। ये ऐसे इसलिए लिखता है क्योंकि ऐसा काम मल्टीप्लाई में नहीं होता है, सिर्फ प्लस वाले फॉर्म में होता है। मल्टीप्लाई में क्यों नहीं होता है वो आगे हम पढ़ाएंगे। तो अभी जो प्लस वाला लिखवा रहे हैं उसको सीधे याद कर जाना है कि अब a प्लस बी और a प्लस सी, तो a से a कैंसिल, b इज इक्वल टू सी, और यहाँ b प्लस a और c प्लस a, तो a से a कैंसिल, b इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि मल्टीप्लाई में क्यों नहीं होता है, वो तो आगे देखना है। प्लस में बस इतना ही याद रखना है कि अगर a इक्वल है तो b इज इक्वल टू सी हो जाएगा, जैसे मैथ में होता था। ये मैथ का पूरा फॉर्म नहीं ना है, मैट्रिक्स थोड़ा अलग चैप्टर हो जाता है। यहाँ हम लोग टेबल के बारे में पढ़ते हैं, कैसे टेबुलेशन बनाते हैं, तो यहाँ कहीं कहीं नियम है ना अलग टाइप का हो जाता है। इसीलिए पॉइंट अगर हम जो भी लिखवा रहे हैं वो इजी लगे या हार्ड लगे, सबको कॉपी में लिखो, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अभी तो बहुत आसान लग रहा होगा कि सर a से a कैंसिल हो गया, सीधे b इक्वल टू सी कह दिए, यहाँ भी a से a कैंसिल हो गया, यहाँ b इक्वल टू सी कह दिए। प्लस में ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में नहीं कह सकते हैं, वो तो आगे पढ़ाएंगे। अभी जो भी लिखवा रहे हैं उसको सीधे लिख लेना है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो ये सब थ्योरी सीधा याद करने वाला है। सीधा कोई कहेगा एडिटिव इनवर्स ऑफ a माइनस a, फिर a प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी, तो a एक तरह से कैंसिल हो रहा है तो b इक्वल टू सी, है ना, ये सब सीधे याद करने वाला फॉर्म सब है। नेक्स्ट फॉर्म ये भी बता चुके हैं ना तुम लोग को, ध्यान देना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर क्वांटिटी। ये तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है और कोई भी स्केलर क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो के से अगर हम ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, है ना, बताए हुए हैं। फिर से एग्जाम्पल देख लो, अगर ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है मान लो 2 3 4 5 6 7, और अगर हम कहें कि जरा 4 मल्टीप्लाई ए क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई ए, तो क्या करेंगे, 4 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे,
मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, जो भी बाहर में एलिमेंट है उसे सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। 4 मल्टीप्लाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 4 मल्टीप्लाई 5 20, 4 मल्टीप्लाई 6 24 और 4 मल्टीप्लाई 7 28, है ना, सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगला चैप्टर है डिटर्मिनेंट, उसमें थोड़ा सा लॉजिक अलग है, वहाँ भी फॉर्म लगभग सेम टाइप का ही दिखेगा, लेकिन वहाँ पे अंतर है। वहाँ पे जब एलिमेंट अंदर जाता है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है। इसीलिए बोले ना कि अभी बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जो आसान लगे या हार्ड लगे, भारी लगे, लिखना सारे प्रॉपर्टी को है अच्छे से और याद रखना है, क्योंकि आगे वाला जो चैप्टर्स आएगा ना उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसमें क्या था उसमें क्या था। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं कि हल्का भी लगे या भारी भी लगे, सारे प्रॉपर्टी को अच्छे से एक कॉपी बनाओ, उसमें अच्छे से एक एक पॉइंट लिखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सब बता चुके हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, ध्यान देना, जो भी लिखवा रहे हैं उसको लिख लेना है बढ़िया से, ध्यान देना है। जैसे मान लो कोई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ कांस्टेंट नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब कोई एक एलिमेंट होता है, और वो एलिमेंट वेरिएबल के फॉर्म में भी हो सकता है और कांस्टेंट के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, और अंदर में मैट्रिक्स है, मतलब समझो ना ये कोई नंबर है चाहे कोई एलिमेंट है, और ये मैट्रिक्स फॉर्म है, ए और बी कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, और ये कोई कांस्टेंट है या वेरिएबल है, मतलब कोई एक एलिमेंट है। मान लो यहाँ 3 है या 4 है या ABCD, स्मॉल a स्मॉल b, मतलब कोई एक एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स फॉर्म नहीं है, ये कोई एक कांस्टेंट है या कोई एक ही एलिमेंट है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो अगर कांस्टेंट ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो ये 2 है और अंदर में मैट्रिक्स फॉर्म है A+B या A-B, तो जब 2 अंदर में मल्टीप्लाई होगा, k को अभी हम 2 बोल रहे हैं, तो 2 से a में भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से b में भी, मतलब जैसे मैथ में करते थे वैसे ही होगा, एकदम सिंपल फॉर्म, ka ± kb। ऐसा भी होता है, तो ये जो भी लिखवाए हैं ये भी लिखना है, ये भी फॉर्म लिखना है। फिर मान लो यहाँ पे कोई 2 कांस्टेंट है और एक मैट्रिक्स फॉर्म है, इसमें भी कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई a, मतलब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है, b मल्टीप्लाई। सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी है, सीधा याद करते जाना है। ठीक है, मतलब ये मैट्रिक्स फॉर्म नहीं है, ये कोई मैट्रिक्स फॉर्म है। ठीक है, क्या कह रहे हैं फिर से देखो, अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो ध्यान देना। जैसे मान लो यहाँ A+B है और यहाँ कोई मैट्रिक्स फॉर्म है 2 3 4 5, तो हम ये कह रहे थे तब से कि ये कोई मैट्रिक्स फॉर्म नहीं है, ये मैट्रिक्स फॉर्म है, ये तो कोई कांस्टेंट है, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, A से इस फॉर्म में 2 3 4 5, और प्लस रहे या माइनस रहे जो भी रहे, अब B के साथ फिर से मल्टीप्लाई 2 3 4 5। देखो यहाँ भी वही लिखे थे, है ना, A+B × A, तो A से A में फिर प्लस करके B से A में, यहाँ भी वही काम किए हैं, A से इस मैट्रिक्स में, यहाँ भी A मैट्रिक्स फॉर्म था तो A मल्टीप्लाई A लिखे थे और B मल्टीप्लाई A, यहाँ A भी मैट्रिक्स फॉर्म नहीं था, है ना, एलिमेंट था, एक एलिमेंट था सिर्फ, यहाँ भी A और B एक एक एलिमेंट है, तो जब भी एक एलिमेंट रहेगा A से सीधे इससे मल्टीप्लाई और प्लस B से सीधे इससे मल्टीप्लाई, मतलब सिंपल फॉर्म है। अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई मैट्रिक्स नहीं बताए हैं, वो तो हम आगे बताएंगे, आज ही बताएंगे, अभी ही बताएंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई मैट्रिक्स नहीं बता रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एनी स्केलर क्वांटिटी, मतलब एनी वन एलिमेंट। तो जब भी एक एलिमेंट से, मतलब एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है तो सीधे A से पूरे में मल्टीप्लाई, फिर प्लस करके B से पूरे में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब फिर तो तुम लोग जानते ही हो, जैसे यहाँ किए थे, यही ना 4 की जगह A या B है, सब वही कांस्टेंट सब है, तो A अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2A 3A 4A 5A। इसके बाद तो तुम लोग को पता ही है कि A अंदर जाएगा तो सारे से मल्टीप्लाई होगा, और फिर B अंदर जाएगा तो, मतलब ये सब प्रॉपर्टी लिखवा रहे हैं, इसको याद रखना है, ये सब फॉर्म सबको, बहुत इजी फॉर्म सब है। जब भी बाहर कोई कांस्टेंट रहेगा तो इंडिविजुअली मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस B करके A से, जैसे मैथ में करते थे वैसे ही काम करना है। ठीक है सर, आप तो मैथ पढ़ा रहे हैं ना, हाँ मैथ है, लेकिन ये थोड़ा सा फॉर्म अलग हो जाता है, मैट्रिक्स फॉर्म जो है ना तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, टेबुलेशन फॉर्म का कुछ प्रॉपर्टी सब होता है। तो अभी तो जो भी प्रॉपर्टी लिखवा रहे हैं सब मैथ्स में जो हम लोग कैलकुलेशन करते थे सारा उसी से मैच कर रहा है।
लेकिन आगे मैच नहीं करेगा, इसलिए ना बोले हैं कि हल्का लगे या भारी लगे, सारे फॉर्म को सीधे याद करने वाला फॉर्म सब है अभी। ठीक है, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे याद करना है, कॉपी में लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब यहां से शुरू हो गया, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्म है ना। दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी, पहले हम समझाते हैं, उसके बाद ये पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना। पहले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म सब शुरू हो रहा है, अब ध्यान से देखना है, ध्यान से सीखना है। मल्टीप्लाई कैसे होता है दो मैट्रिक्स का, पहले ये देख लो। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2/3। और सेकेंड मैट्रिक्स हम ले लिए, मान लो इसका एलिमेंट सब है 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर कितना है 3/2 है ना। ऑर्डर कैसे निकालते हैं याद है ना, 3/2 का मतलब 3 रो और 2 कॉलम, तो ये हो गया 3/2। पहले लिखाता है नंबर ऑफ रो, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम। ये लिखा हुआ है 2/3 मतलब 2 रो, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में जो भी होता है एलिमेंट उसको रो कहते हैं, ये फर्स्ट रो ये सेकेंड रो, और जो वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में होता है उसको हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स कहते हैं। तो यहाँ 3 कॉलम्स है और 2 रो है, तो पहले नंबर ऑफ रो लिखाता है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम, उसी को ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अब इस दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होता है दो मैट्रिक्स का, वो हम लोग को देखना है। याद रखना, मल्टीप्लाई इसमें बस एक ही टाइप से होता है। कैसे, फर्स्ट जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है उसके रो से सेकेंड वाले का कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। जैसे समझा रहे हैं वैसे ही याद रखना, रो से कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होगा। तो पहले फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, और पोजीशन सेम, फर्स्ट को फर्स्ट से, प्लस करके सेकेंड को सेकेंड से, फिर प्लस करके थर्ड से थर्ड। क्या बोलना है, ध्यान देना। कभी भी दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, याद रखना, कभी भी दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो रो से कॉलम वाइज होगा, मतलब फर्स्ट का रो वाइज हमेशा यूज होगा और सेकेंड का कॉलम वाइज, इसको याद कर लेना। फर्स्ट का हमेशा रो वाइज और सेकेंड का हमेशा कॉलम वाइज। कैसे, ध्यान देना। तो फर्स्ट का रो और सेकेंड का कॉलम वाइज, हमेशा कॉलम वाइज। तो पहले करो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, ए को 1 से ए प्लस बी को 2 से 2b प्लस सी को 3 से, और फर्स्ट को फर्स्ट से, फिर प्लस का साइन, फिर सेकेंड को सेकेंड से, फिर प्लस का साइन, फिर थर्ड को थर्ड से। कर दिए है ना, सीखना है अच्छे से। तो ए बी सी का कर दिए 1 2 3 से, और बीच में प्लस का साइन, फिर ए बी सी से आगे 4 5 6। फिर वैसे ही करना है, ए से 4 में तो 4a प्लस 5b प्लस 6 से। ठीक है, तो रो से हमेशा कॉलम वाइज। तो ध्यान देना, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में किए हैं, पहला मैट्रिक्स का हमेशा रो वाइज ही काम होता है, और सेकेंड में हमेशा कॉलम वाइज ही काम होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो रो से हम जब कॉलम में किए हैं तो लिखाया है 1a प्लस 2b प्लस 3c, और आगे वाले कॉलम में किए हैं तो ध्यान देना इसके आगे लिखे हैं। जैसे जैसे ये करते हैं काम वैसे ही लिखाता है। तो इससे मल्टीप्लाई किए हैं ए बी सी से 1 2 3 में, लिखाया है 1a प्लस 2b प्लस 3c। फिर इससे हम इसमें करेंगे तो 4a प्लस 5b प्लस 6c, इसके आगे लिखाएगा क्योंकि इसके आगे वाला डाटा था, है ना। तो वैसे ही तो लिखने का पैटर्न सब याद कर लेना, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना। अब दोनों का कर दिए तो दोनों जगह लिख दिए। अब इसका बारी आया, फिर से करो सेकेंड रो का, फर्स्ट में हमेशा रो वाइज ही और सेकेंड में हमेशा कॉलम वाइज ही। तो पहले रो से किए हैं दोनों कॉलम में, आगे आगे लिखे हैं, फिर सेकेंड रो से करेंगे दोनों कॉलम में, हमेशा ऐसे ही करना है। अब इस तीनों से इसमें करो तो हो जाएगा 1d प्लस 2e प्लस 3f। फिर रो से अगला कॉलम में तो इसके आगे लिखेंगे। अब इसके नीचे का डाटा था इसलिए इसके नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, तो इससे इसमें किए हैं तो यहाँ लिखे हैं, फिर इससे आगे करेंगे तो इसके जस्ट आगे लिखेंगे। तो लिखेंगे 4d प्लस 5e प्लस 6f। यही हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो आगे दिक्कत नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट को इसमें बार बार कंफ्यूज करता है।
ठीक है। अच्छा, इसका जरा ऑर्डर बताओ तो, जो हम निकाले हैं उसमें 2 रो है और 2 कॉलम है ना, 2 by 2, 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ, तो कैसे किए थे एक बार फिर से समझना। फर्स्ट का हमेशा रो वाइज चलता है और सेकेंड का हमेशा कॉलम वाइज मल्टीप्लाई में ऐसे ही करते हैं। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, है ना, फिर फर्स्ट रो से ही पहले रो का ही पूरा काम कर लेना है। तो फर्स्ट रो से सेकेंड में किए हैं तो इसके आगे लिखे हैं, इसके आगे लिखा हुआ था तो इसके आगे लिखे हैं। तो 1a + 2b + 3c यहाँ लिखना है, फिर 4a + 5b + 6c उसके आगे, फिर नीचे वाला का नीचे काम होगा। तो इससे इसमें करेंगे तो 1d + 2e + 3f यहाँ लिखे हैं, फिर इस तीनों से इस तीनों में करेंगे तो 4d + 5e + 6f इसके आगे। समझ में आ गया। लेकिन एक चीज और समझना है, कभी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल हो। क्योंकि क्या बताए हैं पहले, ये बता कि कभी भी दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल हो। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि करते हैं रो से कॉलम में तो इसमें भी 3 एलिमेंट और इसमें भी 3 एलिमेंट रहेगा तभी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ 4 एलिमेंट होता तो 3 से 4 में कैसे करते मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, एलिमेंट के रिस्पेक्ट में होता है। 1 से a में, b से 2 में, c से 3 में। अगर एक एलिमेंट होता तो फिर कैसे करते। ठीक है, तो उतना फंसना नहीं है, सीधे याद कर लेना है कि हमेशा दो मैट्रिक्स में तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल हो। याद हो गया। ठीक है, तो इस तीनों से इस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो एक लाइन और होता तब कैसे करते मल्टीप्लाई, a से 1 में होता प्लस b से 2 में होता, फिर c से 3 में होता प्लस करके, और फिर चौथा में किससे होता तो यहां भी 1 देना होता, मतलब यहां 4 होता तो यहां भी 4 होता। इसीलिए बस याद रख लो कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं ना, सीधे याद रख लो। क्या बताए हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी संभव है जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड का नंबर ऑफ रो, है ना, सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर हो। यही बताए हैं। और एक चीज और याद रखना, जो रिजल्ट आता है मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होता है, जो फर्स्ट का रो है वही रिजल्ट का रो होगा और जो सेकेंड का कॉलम है वही रिजल्ट का भी कॉलम होगा। तो क्या क्या सावधानी रखना है इसमें, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो तो समझ में आ गया, लेकिन मल्टीप्लाई कब होगा, जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर हो। और रिजल्ट जो आएगा मैट्रिक्स का, उस रिजल्ट में जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमेशा एक ही टाइप से बनेगा। क्या, जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो है नंबर ऑफ रो वही रिजल्ट का भी नंबर ऑफ रो होगा हमेशा, और जो सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स है वही इसका भी नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, रिजल्ट का भी नंबर ऑफ कॉलम्स होगा हमेशा। ये 2 वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, मान लो यहाँ 4 होता तो यहाँ भी 4 लिखा था, यहाँ मान लो 5 होता तो यहाँ भी 5 लिखा था। ठीक है, इसको याद कर लेना है। अब यहाँ पढ़ो क्या लिखा हुआ, अब समझ में आएगा सब कुछ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, प्रोडक्ट ए बी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी डिफाइंड है, इज डिफाइंड ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। वही तो हम भी बताए हैं कि फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। इसी को हम थ्योरी के भाषा में दोबारा हम लिखवा देते हैं, ध्यान देना। सबको कॉपी में अच्छे से लिख लेना है, जो भी बता रहे हैं ना उसको बढ़िया से लिख लेना है। हम ये बता रहे थे कि मान लो कोई एक मैट्रिक्स है यहाँ, मान लो इसका ऑर्डर है m/n, और दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n/p। हाँ, तो पहले ये बताओ कि दोनों का मल्टीप्लाई संभव है कि नहीं, a और b का मल्टीप्लिकेशन संभव है कि नहीं। ये कोई मैट्रिक्स फॉर्म है, हम पूरा नहीं लिखे हैं, थ्योरी की भाषा में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। इसके अंदर m/n, m ऑर्डर, m/n क्या है, ऑर्डर है, तो m इसके अंदर रो होगा और n इसमें कॉलम होगा। उससे मतलब नहीं है यहाँ ऑर्डर लिखा हुआ है, तो बस इसको देख के बताओ ऑर्डर को कि इसका मल्टीप्लाई संभव है कि नहीं। इसमें नंबर ऑफ रो है m, नंबर ऑफ कॉलम है n, और b में नंबर ऑफ रो है n
और बी में नंबर ऑफ कॉलम है p, तो क्या दोनों का मल्टीप्लाई संभव है? हाँ सर संभव है, क्योंकि फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड का नंबर ऑफ रो हम देखो इक्वल दिए हैं ना। तो ए बी का मल्टीप्लाई तभी संभव है जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर हो। तो जानबूझ के हम बराबर ही दिए हैं। और जो रिजल्ट आएगा, मान लो मल्टीप्लाई करने के बाद कोई तीसरा मैट्रिक्स आया, अब क्या आएगा वो हम नहीं पूछ रहे हैं, अब जो भी आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा फर्स्ट का जो रो लिखा हुआ है वो, और सेकेंड का जो कॉलम लिखा हुआ है वो। इसको याद रखना है, यही तुम्हारा मेन थ्योरी है। इसका जो ये लिखा हुआ है ना पूरा, इसका मेन थ्योरी यही है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी संभव है जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर होगा, और जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? जो फर्स्ट का नंबर ऑफ रो है यही इसका नंबर ऑफ रो होगा, और जो सेकेंड का नंबर ऑफ कॉलम्स है वही रिजल्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा बता दिए हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मेन फॉर्म यही है। इसको आगे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी इसका थ्योरी जो भी लिखा हुआ है उसको लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये एक्सरसाइज 5.1 जो कि हिजना का चल रहा था, उसी का अगला क्वेश्चन सब है। ठीक है, जो डिस्कस करना बाकी था वो सब हम लोग देख लेते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन। तो देखो एक्सरसाइज 5.1 केसी सिन्हा, उसी का हम बता रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 केसी सिन्हा, यही चल रहा था अभी क्वेश्चन सब। ठीक है, तो किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट था वही हम बता रहे हैं, देखते हैं क्या डाउट है तुम लोग को। तो यहां दिया हुआ है 2x + 3y, 2x + 3y = 2340, और 3x + 2y, ये सब कैपिटल लेटर है। ये सब है ना मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। x जो है कोई मैट्रिक्स है, y भी कोई मैट्रिक्स है, इसलिए यहां लिखेंगे कैपिटल लेटर। 2x + 3y = दिस गिवन है, और 3x + 2y = -2 2 1 -5। तो हमको वैल्यू निकालना है x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स का, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म निकालना है, x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स क्या आएगा। तो देखो कितना आसान है, इसमें भी वही काम कर सकते हैं, ध्यान देना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इस पूरे फॉर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ 2 से कर दिए सब में मल्टीप्लाई, तो चलो मल्टीप्लाई को थोड़ा ठीक से लिखते हैं, नहीं तो लगेगा कि x लिख दिए हैं। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरे फॉर्म में, और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं चलो लिखते हैं, तब समझ में आएगा। 3 × 2 6x, + 3 × 3 9y, 3 यहाँ जाएगा तो 3 × 2340 है ना। फिर 2 से सब में मल्टीप्लाई किए हैं, 2 × 3 6, 2 × 2 4y। अब 2 यहाँ जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में भी, तो मैट्रिक्स में तो अलग टाइप से मल्टीप्लाई होता है, तो उसको अभी हम करेंगे बाद में। अब हम क्यों किए थे इसमें 3 से और इसमें 2 से? क्योंकि जब हम माइनस का काम करेंगे, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही यहाँ भी करना है। तो जब हम माइनस का काम करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब 9y माइनस का साइन है, तो 9y - 4y कितना हो गया? 9y - 4y हो गया 5y। और यहाँ पे भी इतना माइनस इतना है ना, तो पहले 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। जब भी बाहर एलिमेंट होता है तो सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो 3 × 2 6, 3 × 3 9 12, और 3 × 0 0। फिर माइनस करना है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है तो सब में माइनस होगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड। अब 2 अंदर जाएगा तो 2 - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 2 × 2 4, 2 × 1 2, 2 × -5 -10। तो 5y = आ गया 6 -4, कितना हो जाएगा? 6 - 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 4 10। फिर 9 - 4 5, 12 - 2 10, फिर 0 -10, तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो y = कितना आया? 5 कांस्टेंट है, इसको इधर कर दो,
तो 1/5 हो गया है ना, 5 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। और अंदर में लिखा हुआ है 10 5 10 10, तो सब में से 5 कॉमन लेंगे, याद रखना जब हम 3 अंदर ले जाते हैं तो सबसे मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब 3 हम कॉमन भी लेंगे तो सब में से एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी चाहे 1/5 को अंदर ले जाओ ना, बात एक ही है, या तो 5 कॉमन निकाल लो बाहर, सब में से 5 कॉमन एक बार निकाल लो, या 1/5 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। तो चलो 1/5 से मल्टीप्लाई करो 10 में तो हो जाएगा 10/5, यहाँ 5 मल्टीप्लाई 1/5 5/5, यहाँ भी 10/5 और यहाँ 10/5, कितना आ गया आंसर 10/5 सर 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 और यहाँ भी 2, या 5 सब में से कॉमन लेके बाहर निकालते 5 सब कट जाता, यहाँ 5 कॉमन लेते सब में से तो 2 1 2 2, वही आंसर होता। ठीक है, तो y निकल गया, x का वैल्यू निकालना है। अब y निकल गया तो x का वैल्यू निकाल लो। चलो फर्स्ट से ही निकाल लो, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ था देखो पहले y का आंसर मैच किया कि नहीं, है ना। अब हम x निकालते हैं, x कितना आएगा सर, छाप दीजिए ना, छापना नहीं है बनाना है, ध्यान देना। तो फर्स्ट से ही करते हैं, चलो फर्स्ट से। तो फर्स्ट में 2x इजक्वल टू लिख दें इतना माइनस 3y, 3y उस साइड जाएगा तो माइनस 3y, तो 2x इजक्वल टू दिस फॉर्म 2340 माइनस 3y। ठीक है, तो 2x बराबर इतना माइनस 3y, इतना हो गया 2340 माइनस 3y। y कितना आया था ये देखो ध्यान से, तो 3 मल्टीप्लाई y कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होता है ना सारे एलिमेंट में, y के सारे एलिमेंट में शुरू में ही मल्टीप्लाई कर दो 3 से सब में, तो 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई 2 6 और 3 मल्टीप्लाई 2 6, सब में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 6 माइनस 2 और 0 माइनस 6 माइनस 6। ठीक है, ये आ गया 2x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, माइनस 4 0 माइनस 2 माइनस 6, अब 1/2 अंदर जाएगा तो माइनस 4/2 कितना हो जाएगा, 1/2 से सब में मल्टीप्लाई होता है ना एलिमेंट से, तो 1/2 जब अंदर जाएगा तो माइनस 4/2 हो जाएगा माइनस 2, सीधे लिख दो 0/2 0, माइनस 2/2 माइनस 1 और माइनस 6/2 माइनस 3। देखो तो आंसर माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 3। तो ब्रैकेट कोई भी यूज कर सकते हो, बड़ा वाला भी छोटा वाला भी, शुरू में बताए थे मैट्रिक्स फॉर्म को हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं। एक्स वाई निकल गया, एकदम आसान था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाए 36। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, क्या कहानी दिया हुआ है सर, ध्यान से देखना क्या क्या लिखा हुआ है। फातिमा हैज 2 फैक्ट्रीज एट प्लेस पी एंड क्यू। एक आदमी है, फातिमा नाम है ना, एक मतलब लेडी होगी। ठीक है, उसका 2 कंपनी चलता है 2 प्लेस पे, पी एंड क्यू पे, फैक्ट्री एट पी फैक्ट्री एट क्यू। फातिमा नाम की एक, अब जो भी हो, गर्ल्स हो बॉयज हो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, उसका फैक्ट्री है 2 जगह, पी और क्यू, 2 जगह फैक्ट्री है। किस चीज का, आगे पढ़ते हैं सर। ईच फैक्ट्री प्रोड्यूसेज स्पोर्ट्स शूज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। दोनों फैक्ट्री में, फैक्ट्री एट पी और फैक्ट्री एट क्यू, 2 प्लेस है, फिर से समझो। फातिमा का 2 कंपनी चलता है, एक पी जगह पे और एक क्यू प्लेस पे, एक पी प्लेस पे एक क्यू प्लेस पे। वहां स्पोर्ट्स शूज बन रहा है बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए। तो बॉयज के लिए ये इतना स्पोर्ट्स शूज बनता है, लिखा हुआ है बॉयज एंड गर्ल्स इन 3 डिफरेंट प्राइसेज कैटेगरी लेवल 1 2 एंड 3। द क्वांटिटी प्रोडक्शन बाय ईच फैक्ट्री आर रिप्रेजेंटेड एज मैट्रिक्सेज आर गिवन बिलो। इसका मतलब फातिमा का 2 फैक्ट्री चल रहा है पी प्लेस और क्यू प्लेस पे। इसमें बॉयज और गर्ल्स का नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ क्वांटिटी दिया हुआ है, शूज का पेयर ऑफ शूज का, ये सब क्वांटिटी दिया हुआ है। लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3। मतलब लेवल 1 कैटेगरी का कितना शूज बन रहा है, 95 पेयर ऑफ शूज बॉयज के लिए, 60 पेयर ऑफ शूज गर्ल्स के लिए। और लेवल 2
लेवल 2 का मतलब ये प्राइस का लेवल है। मान लो ये लेवल 1 का जूता है, ज़्यादा महंगा वाला जूता होगा, लेवल 2 उससे सस्ता वाला होगा, और ये लेवल 3 का जूता है। तो अगर हम पूछेंगे ये 90 क्या है, तो क्या बोलोगे? 90 बॉयज का नंबर ऑफ शूज है जो 3 लेवल का बन रहा है, लेवल 3 के में, है ना। तो ये सब प्रोडक्शन दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, कितना शूज बन रहा है ना। तो बॉयज के लिए 95 शूज बनता है और गर्ल्स के लिए 60 शूज बनता है, लेवल 1 कैटेगरी का शूज। समझ में आ रहा है? लेवल 2 कैटेगरी का शूज बॉयज के लिए 75 और गर्ल्स के लिए 65 पेयर ऑफ शूज बन रहा है। लेवल 3 का शूज बॉयज के लिए 90 और गर्ल्स के लिए 85। मतलब ये नंबर ऑफ क्वांटिटी दिया हुआ है दोनों का, फैक्ट्री पी और फैक्ट्री क्यू पे कितना कितना शूज बन रहा है बॉयज गर्ल्स के लिए इस कैटेगरी का, है ना। लेवल 1 का, लेवल 2 का और लेवल 3 का क्वांटिटी सब दिया हुआ है। 1 लिखा हुआ है मतलब ये 1 का है डाटा, ये 2 लेवल का है डाटा और ये लेवल 3 का डाटा है। बॉयज के लिए अलग शूज और गर्ल्स के लिए अलग शूज का ये डाटा है ना। नंबर ऑफ क्वांटिटी है यहाँ पे। तो आगे क्या कह रहा है, फर्स्ट पढ़ो तो। फर्स्ट में लिखा हुआ है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट शूज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी। तो पी फैक्ट्री पे इतना शूज बन रहा है बॉयज गर्ल्स के लिए और क्यू फैक्ट्री पे बॉयज गर्ल्स के लिए इतना शूज बन रहा है। लेवल 1 का अलग बनता है, लेवल 2 का अलग, लेवल 3 प्राइस कैटेगरी का अलग। ठीक है, तो कह रहा है कि टोटल प्रोडक्शन बताइए, दोनों का मिला के हमको प्रोडक्शन बताइए, लेकिन बॉयज गर्ल्स का अलग अलग बताइए इन ईच प्राइस कैटेगरी। बॉयज गर्ल्स का अलग अलग कैटेगरी वाइज हमको प्राइस बताइए। मतलब सीधे लेके सबको जोड़ नहीं देना है, ऐसे जोड़ना है, ध्यान देना, ए प्लस बी करके जोड़ना है। क्यों? अभी समझ में आएगा, देखो ध्यान से। 95 60, 75 65, 90 85 और इसको भी जोड़ो 90 50, 70 55, 75 75। अब इसको कैसे जोड़ते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ जोड़ो तो कितना हो गया 90 91 85, इस दोनों को जोड़ो 110, इस दोनों को जोड़ो, जो भी आएगा सही से जोड़ लेना। इसको जोड़ो 90 प्लस 75 165, ठीक है, और ये दोनों 160 हम जोड़ लिए इसको। ठीक है, तो ऐसे ही जोड़ना था क्योंकि इसमें दे रहा है कि टोटल प्रोडक्शन तो बताइए, लेकिन बॉयज गर्ल्स का अलग अलग बताइए, अलग अलग कैटेगरी में, प्राइस कैटेगरी में। तो ये तो हमको पता ही है, ये बॉयज का है ना, बॉयज का था। ये फर्स्ट वाला डाटा बॉयज का था और सेकेंड वाला डाटा गर्ल्स का था। ये भी बॉयज का, ये गर्ल्स का। ठीक है, ये प्लेस पी है, ये प्लेस क्यू का है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसमें भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो हम तो निकाल लिए, यही जोड़ना था हमको, है ना। तो सीधा सीधा जोड़ देना, मतलब मैट्रिक्स में सीधे जोड़ेंगे तो अपने आप बॉयज का अलग आ जाएगा, गर्ल्स का अलग आ जाएगा, लेवल 1 का अलग, लेवल 2 का अलग, लेवल 3 का अलग। यही कह रहा था। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। अब वही डिफरेंस कह रहा है फिर सेकंड में। क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्पोर्ट शूज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री पी एंड क्यू फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी। बॉयज और गर्ल्स का फिर से अलग अलग बताना है ईच प्राइस कैटेगरी का, लेकिन इस बार डिफरेंस बताना है शूज का, पी और क्यू का। तो पी और क्यू का डिफरेंस बताना है, सीधा ए माइनस बी कर दो, ए माइनस बी। कितना आ गया ए माइनस बी, माइनस कर दो, यहीं पे देख लो ना, ए माइनस बी मन में ही कर लो। चलो 95 माइनस 95, 60 माइनस 50 10, 75 माइनस 75 और 65 माइनस 55 10, 90 माइनस 75 15 और 85 माइनस 75 10। सही सही लिखे हैं ना, एक बार देख लो। यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ 10 का डिफरेंस, यहाँ 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस और 10 का डिफरेंस, सही सही लिखा हुआ है। बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस निकालना था कैटेगरी 1, 2 और 3 का। अब इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही है। ठीक है, ये भी निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ध्यान देना। थर्ड पे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ शूज, नंबर ऑफ स्पोर्ट शूज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री एट पी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी इफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री एट पी रिड्यूस्ड टू 20%। तो हमको बताना है पी फैक्ट्री का स्पोर्ट शूज का हमको डाटा बताना है बॉयज गर्ल्स के लिए ईच प्राइस कैटेगरी में,
अगर प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री एट पी रिड्यूस्ड टू 20%, अगर पी का जो प्रोडक्शन था वो रिड्यूस्ड टू 20%, मतलब रिड्यूस्ड होने के बाद 20% हो गया हो, मतलब पी का 20%। देखो इंग्लिश में जब लिखा रहता है ना रिड्यूस्ड ऑफ 20% और रिड्यूस्ड टू 20%, दोनों में फर्क है। रिड्यूस्ड टू का मतलब रिड्यूस्ड होने के बाद 20% बचा, याद रखना। रिड्यूस्ड टू 20% मतलब रिड्यूस होने के बाद 20% रिमेनिंग बचा। तो हमको क्या निकालना था, रिड्यूस्ड होने के बाद जो फैक्ट्री पी है उसका 20% डाटा बचा। लेकिन अगर लिखेगा रिड्यूस्ड 20%, सीधे लिख दिया रिड्यूस्ड 20%, चाहे रिड्यूस्ड ऑफ 20%, इसका मतलब 20% रिड्यूस हो गया और 80% बचा। अंतर है ना, बच्चा यहाँ कंफ्यूज करता है। यहाँ लिखा हुआ रिड्यूस्ड टू, जब भी टू लगा हुआ हो इसका मतलब रिड्यूस्ड होने के बाद 20% बचा, और वही लिखा हुआ रहेगा रिड्यूस्ड ऑफ 20%, चाहे रिड्यूस्ड 20%, इसका मतलब 20% रिड्यूस होके 80% बचा। तो जब भी टू लिखा हुआ हो इसका मतलब रिड्यूस्ड होने के बाद का ये क्वांटिटी दिया हुआ है 20%, मतलब पी का 20%। ठीक है, तो पी में जो भी है, मतलब ए जो था ना मैट्रिक्स फॉर्म, उसका 20% है, एक तरह से हम कह सकते हैं ए का 20% डाटा है पी फैक्ट्री पे। तो चलो हम यही लिखते हैं, यही लिखना ठीक होगा क्योंकि मैट्रिक्स का नाम ए दिया हुआ है, इसीलिए फैक्ट्री पी पे मैट्रिक्स फॉर्म का नाम है ए, और फैक्ट्री पी का ही कह रहा है कि रिड्यूस्ड हो के 20% हो गया। याद रखना जब भी रहेगा रिड्यूस्ड टू 20% मतलब रिड्यूस्ड होने के बाद 20% बचा, तो वही 20% तुमको निकालना है। तो 20% से सब में मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स है, इधर लिखो चाहे उधर लिखो, है ना। अब ए मल्टीप्लाई ए लिखो या ए मल्टीप्लाई ए, उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ए मैट्रिक्स फॉर्म है और ए कोई स्केलर क्वांटिटी है, कोई एक एलिमेंट है, कोई कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट इधर लिखो चाहे उधर लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ। तो 20/100 ए कितना दिया हुआ था, 95, 60, 75, 65, 90, 85। ठीक है, ये 1/5 हो गया एक तरह से, तो सब में 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1/5 मल्टीप्लाई 95, तो कितना हो जाएगा 95/5 कितना हो जाएगा 19, 60/5 कितना हो जाएगा 12, 75/5 कितना हो जाएगा 15, 65/5 कितना हो जाएगा 13, 90/5 कितना हो जाएगा 18, और 85/5, 85 मल्टीप्लाई 1/5, 85/5 कितना हो जाएगा 75। यही आंसर आएगा। आंसर इसका देखोगे ना तो आंसर गलत दिया हुआ है, यहां लिख दिया है ऐसा फॉर्म लेकिन काम गलत किए हुए हैं, याद रखना। तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है, जो बता रहे हैं वही सही है। रिड्यूस्ड टू 20% का मतलब रिड्यूस्ड होने के बाद 20% हो गया, तो 20% निकाल लेना है। आंसर में लिख दिया है 20% और निकाल दिया है 80%, वो गलत काम किया है, तो इसको याद रखना है। कैटेगरी अब लिख देना, यहाँ बॉयज का था, यहाँ गर्ल्स का, यहाँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। चलो आगे बढ़ते हैं। बी, इसी सेकेंड का ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट। बी में कह रहा है क्या, हैज डबल्ड। पी का जो भी क्वांटिटी था वो डबल हो गया, दोगुना हो गया, मतलब 2a हो गया। ये तो बहुत आसान है सर, 2 से a में मल्टीप्लाई कर दो, 95, 60, 75, 65, 90, 85। लेवल 1, 2, 3 बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 95 मल्टीप्लाई 2 जो भी होगा लिख देना। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है सब में, $90 मल्टीप्लाई 2 180, 85 मल्टीप्लाई 2 170, जो भी होगा लिख देना है, बॉयज गर्ल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एकदम आसान है, देख लो बढ़िया से। ठीक है, हाँ। अब ये सब फिर आसान क्वेश्चन आ गया है, तुरंत हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, ए का वैल्यू बताना है।
तो यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, है ना, सेम पोजिशन एलिमेंट इज इक्वल टू सेम पोजिशन एलिमेंट। तुमको यहाँ ए का वैल्यू निकालना है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना लिख दें, -1, और 2a प्लस बी कितना लिख दें, 2a प्लस बी 0। और सब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको बस ए ही निकालना है। तो हम जानबूझ के ए बी वाला ही फॉर्म लिए हैं, हम ए बी और ए सी वाला फॉर्म नहीं लिए हैं, क्योंकि सेम टाइप का फॉर्म लेंगे तभी ना सेम चीज जल्दी निकल जाएगा। तो याद रखना, हम ए बी वाला यहाँ इक्वेशन लिए हैं, तो यहाँ भी जानबूझ के ए बी वाला ही इक्वेशन लिए हैं ताकि ए निकल जाए जल्दी से। अब इस दोनों को जोड़ो, माइनस बी प्लस बी कट गया, यहाँ a प्लस 2a आ गया, 3a इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू -1/3 आंसर। इसका भी आंसर देखोगे तो गलत दिया हुआ है किसी से नाम में, आंसर इसका -1 दे दिया है, तो बहुत जगह मिस प्रिंटिंग है, इसको याद रखना है। तो यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ 5.2 अब शुरू हो गया है, क्योंकि अब कोई क्वेश्चन बचा नहीं उसमें भारी वाला। तो अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम बताए थे, खुद से ट्राई करना है, कैसे कैसे मल्टीप्लाई बताए थे, है ना, और आंसर दिया हुआ है, मैच करके लाना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।